हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सोशल साइंस का चैप्टर 14 इकोनॉमिक कंसेप्ट्स एंड प्लानिंग एंड द टॉपिक ऑफ आवर्स इज हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस. Students, as we know that there are three sectors: primary sector, secondary sector and the tertiary sector. So we will know in this presentation that how they are changed time to time. Gradually they are changed. It has been noticed in most developed countries that primary sector was very important in the initial stage of development. It means primary sector is very important because for the other sectors it provides raw materials, minerals and so on. Gradually changes came in agriculture system and this sector became prosperous, and by the time passing धीरे धीरे ये जो हमारा सेक्टर है एग्रीकल्चर का सिस्टम, ये सेक्टर जो हमारा प्रॉस्पेरस जो है हो जाता है. देयर वॉज मोर प्रोडक्शन देन इन द पास्ट एंड as we find that all the sectors are developed, likewise our primary sector is also growing. Production primary sector में बढ़ रहा है. Many people got engaged in other occupations and not only agriculture but other occupations are growing, and the much more people are engaged in other occupations, like I have told you that mining activities, that fishing activities, so on. The number of craftsmen and traders increased. Likewise, depended on this sector, tradesmen and craftsmen also increased. Activities of purchase and sale increase manifold, as we are living in a developed era, developed age. So activities of purchase and sale also increased manifold. कई गुना ये हमारी एक्टिविटीज़ बढ़ चुकी हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हम एक विकासशील जो हमारा समय है उसके हम एक हिस्सा हैं. Yet most of the goods were produced by primary sector and most people were employed in this sector. अगर हम कंपेयर करते हैं पुराने समय से तो आज प्राइमरी सेक्टर पर भी जो डिपेंडेंस है वो बढ़ी है. Factors came into existence with new methods of manufacture. Likewise, factories also increased in existence. We find that there is a development in the sphere of manufacturing sector. Likewise, machines and other equipments are also being increased time to time. Their number increased and people began to work in them, and the number of people dependent on the manufacturing sector also increased. This secondary sector became most important from production and employment point of view because products were cheap in factories. और ये क्लियर है स्टूडेंट्स कि फैक्ट्रियों में बनने वाला जितना भी हमारा प्रोडक्शन है, जैसे जैसे उसकी क्वांटिटी बढ़ती है तो पर यूनिट हमारी जो कॉस्ट है वो कम आती चली जाती है. इसलिए फैक्ट्रियों में बना हुआ जो सामान है वो चीप अवेलेबल रहता है कॉमन पीपल को. वर्क स्टार्टेड टू बी डन इन एक्स्ट्रा टाइम ऑल्सो एंड देयर आर शिफ्ट्स में लोग काम करते हैं, रात और दिन ये वर्क चलता रहता है. देयर हैज़ बीन चेंज फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर टू टर्सरी सेक्टर, और ये जो चेंज है धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग से सेकेंडरी सेक्टर से ये चेंज टर्सरी सेक्टर में भी बढ़ता चला जाता है, और टर्सरी सेक्टर भी इम्पोर्टेंट होता चला जा रहा है क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर के साथ साथ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला भी एक बड़ा वर्ग बराबर बढ़ता हुआ चला जा रहा है. सेक्टर इन लास्ट 100 years in developed countries
जितने भी हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें टर्सरी सेक्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट हुआ है। जैसे आज हम देखते हैं कि होटल मैनेजमेंट, टूरिस्ट, आईटी है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, ये सभी अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं और इनका नंबर भी पॉपुलेशन इंक्रीज़ के अकॉर्डिंग तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। मोस्ट ऑफ द वर्क फोर्स इज एम्प्लॉयड इन सर्विस सेक्टर। और हम जानते हैं कि आज हमारे पढ़े लिखे जो युवा हैं वो टर्सरी सेक्टर से काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो टर्सरी सेक्टर ग्रेजुअली बीइंग इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स। इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। टर्सरी सेक्टर की हमारे प्रोडक्शन में भी क्या इम्पोर्टेंस है ये हम जानेंगे कि प्रोडक्शन में किस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड कराने वाला हमारा ये सेक्टर इम्पोर्टेंट है। प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज इन ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इन लास्ट फ्यू ईयर्स बट हाईएस्ट इंक्रीज इन प्रोडक्शन हैज़ बीन नोटिस्ड इन टर्सरी सेक्टर। हमारे प्राइमरी सेक्टर और हमारा मैन्युफैक्चरिंग या सेकेंडरी सेक्टर से भी ज़्यादा दिनों दिन हमारा टर्सरी सेक्टर यानी सर्विस प्रोवाइडर जो हमारा एक वर्ग है वो तेज़ी से बढ़ता हुआ चला जा रहा है। हमको मैन्युफैक्चरिंग के लिए या हमको प्राइमरी सेक्टर की नीड्स को पूरा करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स की ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इसकी वजह से हमारा जो टर्सरी सेक्टर है इट इज़ बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट। So this sector emerged as the largest sector in production in India, replacing the primary sector. इसका मीनिंग स्टूडेंट्स के प्राइमरी सेक्टर धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्टर में चेंज होता चला जा रहा है। इस सेक्टर से लोग निकलकर सेकेंडरी सेक्टर में जा रहे हैं और सेकेंडरी सेक्टर से भी जो रिप्लेसिंग होकर वो टर्सरी सेक्टर्स में आ रहे हैं। Although contribution of all the three sectors in gross domestic products has changed, yet there has been no important change in employment. हालांकि हमारे एम्प्लॉयमेंट की जो स्थिति है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। आज भी हमारा पढ़ा लिखा जो वर्ग है वो काफ़ी बेरोज़गार है। फिर भी जो कंट्रीब्यूशन है हमारा इस सेक्टर का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वो चेंज होता चला जा रहा है स्टूडेंट्स। नाउ वाई डिड एम्प्लॉयमेंट नॉट शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर। यहाँ हम ये समझेंगे कि आखिर जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्राइमरी सेक्टर में क्यों शिफ्ट नहीं हो रहा है। यानी जो टर्सरी सेक्टर में हम बढ़ोतरी देख रहे हैं, इंक्रीजमेंट देख रहे हैं पीपल्स की हु आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज, वो आखिर प्राइमरी सेक्टर्स की ओर क्यों नहीं जा रहे हैं स्टूडेंट्स। हमारा क्वेश्चन यह है। इट इज़ सो बिकॉज देयर वाज नो क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। इसका सीधा सीधा कारण है कि प्राइमरी सेक्टर में और सेकेंडरी सेक्टर में ज़्यादा गुंजाइश नहीं है कि उनको वो ज़्यादा रोज़गार जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सकें। With the result, about 50% workforce is employed in primary sector, mainly in agricultural sector, and its contribution in gross domestic product is even less than 15%. यहाँ स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि वर्क फोर्स तो हमारी 50% एग्रीकल्चर में लगी हुई है, लेकिन उसका जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूशन है वो 15% से भी कम है स्टूडेंट। इन बातों को आप आगे समझेंगे। छोटे से उदाहरण से समझ लीजिए कि जो एग्रीकल्चर में अगर 5 लोगों की ज़रूरत होती है तो 8 लोग अपनी सेवाएं देते रहते हैं घर में और 3 लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं, उनको अगर हम हटा दें तो भी जो प्रोडक्शन है क्रॉप का और फार्मिंग का वो प्रभावित नहीं होता है, वो उतना का उतना ही रहता है। इस तरीके से जो निर्भरता है वो एग्रीकल्चर पर रोज़गार की ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन लोग ज़्यादा उसमें इंगेज हैं। ऑन द अदर हैंड मोर देन 85% कंट्रीब्यूशन इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स। यहाँ ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि प्राइमरी सेक्टर में
एम्प्लॉयमेंट के अवसर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ना बढ़ते हुए भी जो उनका कंट्रीब्यूशन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, जीडीपी में, वो 85% है स्टूडेंट्स। these सेक्टर्स प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट 50% पीपल, और इस सेक्टर ने जो एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है लोगों को वो 50% दिया हुआ है। इस तरीके से हम जानते हैं कि हमारा सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर की तुलना में इस रूप में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें जितना एम्प्लॉयमेंट है उसका हम पूरा फ़ायदा ले पा रहे हैं स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंट्रीज विद हायर इनकम आर considered more developed than those with low income. It is very clear statement that generally when we find in our western countries that they are getting good salaries, the employee there, so we think that they are developed, but we have discussed that it is not a ultimate criteria. More income means the availability of more goods to fulfill human needs. It's mean if they are getting more income, there are more availability of goods to fulfill their needs, and as a result the consumption of goods are being used in a large quantity there. As different nations, different size of population, so for comparison among nations total income is not a suitable criterion. As we discussed that the total income is not a suitable criterion because population is different. So we cannot say if the national income is high then the development would be high, students. When we see personal ambitions and targets, we notice that people not only want good income but also require security, dignity, equality. We have discussed it that the income is not a single criteria to determine that the real pleasure is lies in the high income. Students, along with there are some other criteria like security, dignity, equality, freedom, etc. If people get these things then they are happy along with the good income. If these are not existence in their social life, they are not happy, students. So income is not the only important ingredient for the development of the nation. So we cannot say that the income is the only criterion for to be happy or developed. We cannot get developed environment, social structure and good environment only by money. It is very clear that we cannot buy good environment by expensing the money. This is the duty of government to provide good environment, and this is our duty and awareness to maintain our environment. Income cannot do much in this matter. It was considered that people will be happy with increase of national income. Generally it is considered that people are getting good salary, so they are happy, but this is not true. But it is now believed that economic development is not the only objective. So we cannot say that economic development is not the only objective. Other criteria, other things, other ingredients are also for a happy life. There should be improvement in social, political and all over fields of life. So along with the good income, there are some other criteria as the social, political and other fields of life must be good. Economic development means positive change in standard
of living along with economic progress. It means if they are getting good salaries, the citizens, they also wants good positive change in the standard of living. Not only salary is sufficient for a happy and good life, students. So here we end our topic, and we will take the next chapter, next topic for the next video. Okay, students. Bye.